हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न। आज का टॉपिक आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन किस तरीके से हुआ। और कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि विदेशी कंपनियां या यूरोपीय कंपनियां भारत में, इन कंपनियों का आने का क्रम क्या था। इसके विपरीत कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया होगा या पूछ लिया जाएगा कि जो विदेशी कंपनियां हैं इनका भारत से वापस जाने का क्रम क्या रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। तो इसको समझने से पहले यह कंपनियों का आगमन किस तरीके से हुआ, कैसे कैसे रास्तों की खोज हुई या भौगोलिक खोजें हुई, तो इस सब को समझने के लिए पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा समझें, पृष्ठभूमि क्या रही है। तो पहले उसको समझें, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो पहले समझने का प्रयास करेंगे और मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करेंगे और मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो गौर करिए, मैं बात कर रहा हूँ तीसरी शताब्दी ईस्वी की। इस दौरान रोमन साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। विभाजन हो जाता है। मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार रोमन साम्राज्य और ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए ये रोमन साम्राज्य है तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को। इसका विभाजन कुछ इस प्रकार हुआ। एक हिस्सा इसका पश्चिमी हिस्सा और एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा। इसका पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहलाया और इसकी जो राजधानी हुई वो हुई रोम। पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसकी जो राजधानी हुई वो हुई कुस्तुनतुनिया। वर्तमान स्थिति की बात करें तो तुर्की के आसपास वाला इलाका, इस्तांबुल आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसको पूर्वी रोमन साम्राज्य को आप बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी आप जानते होंगे। इसके पश्चात 470 एडी के आसपास पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जर्मन द्वारा आक्रमण किया जाता है, जर्मनी द्वारा, और इसका पतन हो जाता है 477 एडी के आसपास। गौर करेंगे यहाँ से, इसके ठीक 1000 वर्ष बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्कों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ है तुर्क या ऑटोमन। तो तुर्क का जो हम अर्थ लेंगे, इसका अर्थ है खानाबदोश। यानी कि एक ऐसा समुदाय जो स्थिर नहीं रहता, अपने मौसम और ज़रूरत के अनुसार या एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवास करते हैं। तो ये खानाबदोश समुदाय है तुर्क, ठीक है। तो समझने का प्रयास करें। पूर्वी रोमन साम्राज्य पे जब 1453 में ऑटोमन तुर्कों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो उसको कुछ इस तरीके से मैप से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है और इंडिया की स्थिति कुछ संभवतः इस प्रकार है। तो मान लेंगे इस तरफ रोमन साम्राज्य है, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य जहाँ पे 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो जाता है या नियंत्रण स्थापित कर देते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये वाला क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पे अब नियंत्रण स्थापित कर देते हैं तुर्क। तो इनके नियंत्रण के पश्चात कहीं न कहीं व्यापार करने में कई बाधाएं होंगी। तो इस नियंत्रण के पश्चात परिणाम स्वरूप कई चीज़ें सामने आई। तो इसके क्या परिणाम हुए हम देख लेते हैं। कि परिणाम की बात करें, तुर्कों के नियंत्रण स्थापित करने के बाद, एक तो भौगोलिक खोजों की बात करें, खोजों को बढ़ावा मिला। खोजों को बढ़ावा मिला। दूसरी बात करें, पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था, यहाँ से जितने भी विद्वान हुए, जितने भी दार्शनिक हुए, ये जितने भी आर्टिस्ट हुए, इन सब लोगों ने, भूमध्य सागर में एक देश हुआ इटली, जो कि काफ़ी समृद्ध था भौगोलिक दृष्टि से, भूमध्य सागर में उसकी स्थिति है, और जो व्यापारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चूँकि वहाँ के लोग काफ़ी समृद्ध थे, वहाँ के व्यापारी, तो ये पूर्वी रोमन साम्राज्य के जितने भी विद्वान दार्शनिक आर्टिस्ट हुए, तो इन लोगों को इटली में शरण मिलती है और इनको संरक्षण प्राप्त होता है। किसका? इटली का। इटली में जाने के पश्चात इन लोगों ने कई तरह की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया, और उन प्रक्रियाओं के बदौलत परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। और क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो इटली से मानी जाती है। पर्टिकुलर प्लेस अगर कोई पूछे तो आप फ्लोरेंस नगर बताएंगे। फ्लोरेंस नगर आप बताएंगे। और विश्व स्तर से अगर आपको पूछा जाए कि पुनर्जागरण का अग्रदूत विश्व स्तर पर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे दांते। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में पुनर्जागरण का जो अग्रदूत या जनक कहा जाता है, वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। मोहन राय, जिन्होंने 1814 के आसपास आत्मीय सभा की स्थापना भी करी थी। तो ये जो सारे परिणाम हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। भौगोलिक खोज, पुनर्जागरण, ये जो दोनों परिणाम हैं, ये 1453 के ऑटोमन तुर्कों का नियंत्रण स्थापित करने के परिणाम स्वरूप ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और साथ ही साथ प्रबोधन एक टर्म्स इस्तेमाल किया जाता है। प्रबोधन, एनलाइटमेंट इसको कहते हैं, यानी कि तर्क वितर्क करने की शक्ति वो लोगों में डेवलप हुई। और साथ ही पुनर्जागरण का अगर शाब्दिक अर्थ हम लें तो पुनः जागना। तो पुनर्जागरण और प्रबोधन की बदौलत यूरोप से धार्मिक सुधार स्टार्ट हुआ। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ईसाईयत की बात करें तो ईसाई में जो पुराने लोग हुए, जिन्होंने अवधारणाओं और परंपराओं को माना, तो वो लोग कहलाए कैथोलिक। और जिन्होंने प्रोटेस्ट किया इन अवधारणाओं या परंपराओं को, वो कहलाए प्रोटेस्टेंट। और इनके जो नेता हुए वो थे मार्टिन लूथर किंग। इस परिप्रेक्ष्य में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है
कि भारत के मार्टिन लूथर किंग कौन है। भारत के मार्टिन लूथर किंग किंग किसे कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती को, क्योंकि इन्होंने एक लेख भी लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, और साथ ही इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना करी, जिसमें इन्होंने संदेश दिया है कि वेदों की ओर लौटो और भारत की प्रभुत्ता को समझो। तो हमने परिणाम समझे 1453 के ऑटोमन तुर्क नियंत्रण जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य पे हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जब ये लोग इटली में इन लोगों को शरण मिली तो उसके क्या क्या परिणाम निकले वो आप लोगों ने देखे। पुनर्जागरण की शुरुआत वहाँ से हुई, प्रबोधन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और धार्मिक सुधार जो आपको देखने को मिले उसकी शुरुआत भी यूरोप से मानी गई। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। अब बात करें जो भौगोलिक खोजों की बात हुई तो एक देश हुआ पुर्तगाल और इसके बगल में हुआ स्पेन। इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, ये आपकी इटली की स्थिति थी और ये हुआ पुर्तगाल और ये स्पेन। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, ये मैप के ज़रिए से थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये अफ्रीका हुआ और ये इंडिया। ठीक है, तो जो भौगोलिक खोजों की बात करें तो उस दौर में जो भौगोलिक खोजों में सबसे अग्रणी भूमिका जो देश निभा रहा था वो उसमें से सबसे आगे था पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल के एक राजकुमार हुए हेनरी, इनके पास एक टाइटल है हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने अफ्रीका तटीय मार्ग का मैप तैयार किया और इस मैप को तैयार किया और इस मैप को फॉलो करते हुए दूसरे पुर्तगाली बार्थोलोम्यो डियाज की मैं बात कर रहा हूँ, आप शायद याद कर पा रहे होंगे। इन्होंने इस मैप को फॉलो करते हुए इस स्थान पर ये पहुँचे और इन्होंने खोज करी केप ऑफ गुड होप की, केप ऑफ गुड होप, गुड होप मार्ग की खोज करी इन्होंने। इस मार्ग की खोज के पश्चात तीसरे पुर्तगाली हुए, शायद आप समझ रहे होंगे, वास्को डी गामा की बात कर रहा हूँ, जो भारत आते हैं 1498 में। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप की खोज कई बार से पूछ ली जाती है, तो 1487 आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो वास्को डी गामा की मैं बात कर रहा हूँ जो तीसरे पुर्तगाली हुए, तो इन्होंने क्या किया, इस मैप और इस मार्ग को फॉलो करते हुए अफ्रीका तटीय से गुड ऑफ होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते इन्होंने भारतीय समुद्री मार्ग जिसको वाया केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, के रास्ते ये भारत के कालीकट बंदरगाह जो कि वर्तमान केरल में है पहुँचे। वहाँ पे जो तात्कालिक शासक वो थे आपके जमोरिन और गुजरात के पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद इनकी सहायता से ये गुजरात पहुँचे और 1498 में आपके कोचीन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाई पुर्तगालियों ने, वो 1503 के आसपास इन्होंने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी भी स्थापित करी। ठीक है, या फैक्ट्री आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी दृष्टि में देखें, ये जो मैप है ये जो मैप को बता रहा हूँ अफ्रीका महाद्वीप का,
तो यहाँ पे एक देश हुआ पुर्तगाल और इसके बगल में स्पेन, में जो आपको पहले बता चुका हूँ। पुर्तगाल इतनी तरक्की कर रहा है, भौगोलिक खोजें कर रहा है, तो इसके बगल वाले देश ने सोचा क्यों ना हम भी इस तरीके से खोजें करें, और इन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया जिसका नाम था मैगलिन, और इसको भारत की खोज के लिए भेज दिया। और ये भारत की खोज में निकल गया, लेकिन ये भारत में पहुँच के कहाँ पहुँच गया? स्ट्रेट ऑफ मैगलिन पहुंच गया, जो कि इनके नाम से ही पड़ी हुई है, मैगलिन। साउथ अमेरिका अगर आप देखेंगे तो चिली जो देश पड़ता है उसके इस वाले पोर्शन में, उसके इस वाले स्थान पे मैगलिन स्ट्रेट पड़ता है। तो जब वहाँ ये पहुँचे तो वहाँ से इन्होंने देखा इस वाले पोर्शन में एक बहुत बड़ा महासागर इन्हें दिखा, जो कि काफ़ी गहरा और बड़ा और विशाल था। तो इसके परिणाम स्वरूप ही इनके नाम से ही, ये इनके द्वारा ही इसको जो नाम दिया गया पैसिफिक या प्रशांत महासागर नाम इन्होंने इसको दिया। और इस कारण ये काफ़ी फेमस भी हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, स्पेन से बात करें। स्पेन से तो स्पेन से आपके एक और पथ प्रदर्शक निकले, या फिर खोज के उद्देश्य से जो निकले, क्रिस्टोफर कोलंबस, आपने नाम सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। और ये भारत की खोज में निकले थे और पहुंच गए अमेरिका। कहा जाता है कि इन्होंने ही अमेरिका की खोज की थी 1492 के आसपास, लेकिन जो अमेरिका का नाम है वो उनके नाम से नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये खोजें हुई हैं, और इन भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही तमाम जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत पहुंची और भारत में अपना व्यापार स्टार्ट किया। और किस तरीके से इन्होंने भारत में राज किया और भारत के धन को लूटा, वो आप अच्छे से जानते होंगे। साथ ही अब इस वीडियो को आगे टॉपिक की तरफ लेके जाऊँ, जो आपको स्लाइड में दिखाया गया था, विदेशी कंपनियों या यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन का जो क्रम था और जाने का जो क्रम था, वो वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को। सही मायने में जो आज का टॉपिक था वो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम और उनका जाने का क्रम, इसको जानने का था। लेकिन इसको जानने से पहले इसके बैकग्राउंड को जानना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझें और जानें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भारत में कंपनियां मैंने आपको बताई, सबसे पहले जो कंपनी आई वो थी पुर्तगाली। ठीक है, मैंने इसको इंडिकेट किया है पी से, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पी को मैं, पुर्तगाली को मैंने पी से इंडिकेट किया है, डच को डी से, ब्रिटिश को मैंने बी से किया है, और डेनिश को डी से किया है, और फ्रांसीसी को मैंने एफ से इंडिकेट किया है। तो ये एक तरह की ट्रिक है, आप बाद में इसको समझेंगे। बात करें कंपनियों का आने के क्रम, तो पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम आए 1498 में। आपको बताया मैंने, वास्को डी गामा, जो कि कालीकट केरल के बंदरगाह पहुँचे। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित करी वो की थी कोचीन में 1503 में। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री जो पुर्तगालियों ने भारत में लगाई वो थी कन्नूर में, 1505 में इन्होंने उसकी स्थापना करी। ठीक है, तीसरी फैक्ट्री जो इन्होंने लगाई वो गोवा में लगाई 1510 के आसपास। ठीक है, बात करें दूसरे क्रम में जो आए वो थे डच, जो कि आप जानते होंगे हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। डी से मैंने इसको इंडिकेट किया है। 1602 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है, और भारत जब ये आते हैं तो इनकी जो प्रथम फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में ये 1605 में स्थापित करते हैं। तीसरे क्रम में देखें तो ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की बात हो रही है, बी से इंडिकेट किया है। 1600 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है, और प्रथम जो अस्थायी जो फैक्ट्री स्थापित करते हैं वो मसूलीपट्टनम में 1611 में। प्रयास इन्होंने जो प्रथम प्रयास किया था वो 1608 में किया था, लेकिन प्रथम जो अस्थायी फैक्ट्री लगाने की हम बात करें तो वो 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित करी थी। ठीक है,
प्रथम अस्थाई फैक्ट्री की बात करें तो 1613 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई। चौथे क्रम में डेनिस की बात करें जो कि डेनमार्क के निवासी हुए, डी से इंडिकेट किया है, ठीक है। 1616 में इनकी कंपनी की स्थापना हुई। इन लोगों का उद्देश्य भारत में कपड़ा व्यापार करना था, ठीक है। और इन लोगों के ज़्यादा इन लोगों ने इंडिया में टाइम अपना स्पेंड नहीं किया, ठीक है। तो 1616 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है और संभवतः 1620 के आसपास इन्होंने तंजौर पूर्वी घाट में आपका त्रिकुम्बार, एक तंजौर में एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करी और कुछ टाइम बाद ये वापस चले गए, ठीक है। फ्रांसीसी की बात करें, एफ से इंडिकेट किया है और इन्होंने 1664 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी और इनकी जो प्रथम फैक्ट्री भारत में स्थापित होती है वो 1668 में सूरत में स्थापित होती है। और दूसरी फैक्ट्री की बात करें तो 1659 में इनकी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। तो इनका जो आने का क्रम है तो सबसे पहले जो आए वो आए पुर्तगाली पी, उसके बाद आए डच के बाद आए ब्रिटिश के बाद आए डेनिस और डेनिस के बाद आए फ्रांसीसी, ठीक है। इनके जाने के क्रम को भी समझ लेते हैं। इसके जाने का क्रम देख लेते हैं। ये कंपनियों का जाने का क्रम है तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले जो वापस गए वो थे डेनिस, ठीक है। डचों की बात करें तो डच वापस गए 1759 में बेडारा या बेदरा का युद्ध आपको याद होगा, जहाँ पे अंग्रेजों ने डचों को हराया था, ठीक है। 1759 में वापस गए। ब्रिटिश की बात करें तो 1947 में इन लोगों ने काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पे बिताया और काफ़ी लूटपाट भी इन लोगों ने मचाई। तो ब्रिटिश की बात करें तो 1947 में ये लोग वापस गए। बात करें फ्रांसीसी की जो एफ से इंडिकेटेड है 1954 में ये लोग वापस गए, ठीक है। और पुर्तगालियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ढीठ यही लोग निकले, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। जब भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया तो पुर्तगाली जो है 1961 में ये वापस गए। तो आने का अगर पूछ लिया जाए तो पहले आते हैं आपके पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिस और फ्रांसीसी, ठीक है। जाने के क्रम में देखें तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, ठीक है। बात करें सबसे पहले गए डेनिस, ठीक है, उसके बाद गए डच, फिर गए ब्रिटिश और देख लीजिए 1947 में ब्रिटिश गए और 7 साल का गैप है, 1954 में गए यहाँ से कौन आपके फ्रांसीसी और 7 साल आप और जोड़ लिए तो 61 में गए आपके पुर्तगाली। तो ये आज का वीडियो था। टॉपिक थोड़ा छोटा था और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैंने अपने स्तर से चीज़ों को आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। संभवतः वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इस तरह के वीडियो आपको डेली बेसिस पे दिए जाएंगे अगर आप वीडियो को पसंद करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।